हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके टाइप। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी लोग 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको दो टर्म मिले थे। जब श्रोडिंगर को सॉल्व किया तो दो टर्म मिले, एक आपको मिला टर्म ई और एक आपको मिला साई। यानी श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको दो सोल्यूशन मिले। ये ई जो होते हैं पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होते हैं, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रह सकते हैं। और इन्हीं एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होता है, क्लियर, जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड या केवल हम लोग इसको वेव फंक्शन कहते हैं। क्लियर? ये जो साई होता है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डाटा यही प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी के पास होती है। दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं। अगर मान लो कि पहला एनर्जी स्टेट E1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा साई1। अगर दूसरा एनर्जी स्टेट E2 है, अगर इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी स्टेट में, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा साई2। अगर तीसरा एनर्जी स्टेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा साई3। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे आपके एनर्जी स्टेट्स होंगे, जितने एनर्जी स्टेट्स होंगे उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होंगे। और ये जो वेव फंक्शन है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो रियल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया है। एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया है, या कैसे कि न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे 3 डायमेंशनल रीजन है, जहां इलेक्ट्रॉन जो है इन रीजन्स में, इन एरिया में क्या कहता रहता है। ध्यान रखना कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया, स्पेस या रीजन है, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रहता है। इन रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन रीजन्स को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहानी समझ में आ रही ना? अब बात आ रही है कि ये जो 3 डायमेंशनल रीजन्स हैं, ये जो हमको मिले हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, इनकी अपनी एक साइज होता है, इनका एक शेप होता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है, ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है, क्लियर, इस वेव फंक्शन के दो टर्म होते हैं, एक आपका रेडियल पार्ट और एक आपका एंगुलर पार्ट। ध्यान रखना, एक रेडियल पार्ट होता है और एक आपका एंगुलर पार्ट होगा। अभी हम इस पर दोबारा वापस आएंगे। फिलहाल में आप सभी लोग एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन देख लेते हैं। करा 3 डायमेंशनल एरिया इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल एरिया विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी कहने का अर्थ है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जिन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे रीजन्स को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कहानी समझ में आई? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया, स्पेस या रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपको बताएंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अपने साइज और शेप होते हैं, इनके अपने साइज और शेप होते हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। लिखा है नीचे, इसका हिंदी में भी लिख दिया, न्यूक्लियस के अराउंड वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ये जो आपके रीजन्स हैं जो आपको मिले हैं, क्लियर, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो इनके अपने फिक्स, इनकी ज्योमेट्री, शेप, साइज होता है, उसी के बेस पर इनको हमने इनका नॉमेनक्लेचर SPDF किया। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। क्लियर? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक जो पहला आपका चित्र है, पहली इमेज में, ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर जितना आपको ये येलो कलर का ये जो दिख रहा है ना, धुंध जैसी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के निकट सबसे ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के निकट क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे फिगर सेकंड देखते हैं, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अगर ये न्यूक्लियस मान ली जाए, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, डिस्टेंस r आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये धुंध क्या होती रहती है? कम मिलती है। कहने का अर्थ है कि ये जो आपको
क्लाउड जैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो रही, कम हो रही। नहीं कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अगर इसी को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और ये न्यूक्लियस मान के चलें तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। कहानी समझ में आ रही है ना। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर हमको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और स्लाइडों में शामिल की गई, उनको ज़रा समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि जो साई है ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल को। क्लियर। साई जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है, एक रेडियल पार्ट होता है। क्लियर। एक रेडियल पार्ट होता है जिसको साई आर या स्मॉल साई आर से भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। दूसरा क्या होता है बेटा, एंगुलर पार्ट होता है। जो एंगुलर पार्ट होता है ये डिपेंड करता है एंगल पर। तो ध्यान रखना, जो साई है अगर साई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो इसको रेडियल पार्ट कहा जाता है, और अगर साई एंगल पर डिपेंड करता है तो ये हमारा एंगुलर पार्ट कहलाता है। नहीं कह सकते हैं कि साई जो होता है ये दो फंक्शन का एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। साई जो है ये दो टर्म का साई आर और साई थीटा इंटू पाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, साई। यानी साई को इन दोनों की मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी केवल आपके जहन में इतना होना चाहिए कि साई के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक आपका एंगुलर पार्ट। अगर साई का मान डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो रेडियल पार्ट कहलाएगा, और साई का मान एंगल पर डिपेंड करता है तो वो एंगुलर पार्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ आपके सामने ये जो इक्वेशंस दी इनको याद नहीं करना, बस इनको समझ लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम पहले सेल की बात करें, जो आपका एन सेल n बराबर 1 है, जो पहला सेल है जिसको के सेल कहते हैं, अगर n बराबर 1 सेल की बात करें तो पहले सेल की अगर बात करें तो इसमें केवल आपका एस ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखना, पहला जो सेल होता है के सेल जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होती है, 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल के लिए अगर बात करें तो इसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। जो आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो S के लिए L कितना होता है, 0, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 0 होगा। क्यों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू एज़ीमुथल पर डिपेंड करती है। अगर L 0 है तो M भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर जब आप साई कैलकुलेट करेंगे कुछ ये निकल के आएगा। इसको केवल समझना ही बोलना क्या चाह रहा। पहले सेल के लिए L 0 होगा, M 0 होगा, क्योंकि पहली सेल में एक ही ऑर्बिटल होती है जिसको 1s कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो साई है, इस साई की वैल्यू जो है वो कुछ आपके जो दिए हैं 1/√π/z a0 3/2e। यहाँ पर जो a0 जो है इसको a0 कहो या r कहो या आप इसको कैपिटल R कह सकते हैं। ये आपकी डिस्टेंस होती है। ये बेटा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो a0 है बेटा ये डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, ये पूरा जो बनेस है, ये जो इक्वेशन बनेस के लिए निकल के आई, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो साई के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट, एक आपका रेडियल पार्ट होता है और एक आपका एंगुलर पार्ट होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी बनेस ऑर्बिटल है, तो बनेस ऑर्बिटल का जो कह सकते हैं वेव फंक्शन, जो आपका वेव फंक्शन साई है, क्लियर, ये बनेस ऑर्बिटल के लिए किस पर डिपेंड करता है, केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए इस वाली समीकरण में कहीं पर भी एंगल जैसा टर्म नहीं आया। अभी मैंने बात यही तो बोली है कि साई के दो टर्म होते हैं, एक रेडियल टर्म होता है, एक रेडियल पार्ट होता है जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो होता है वो आपका एंगुलर पार्ट होता है जो एंगल पर डिपेंड करता है। जो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। तो जो आपका 1s ऑर्बिटल है, ये टर्म केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो आपका वेव फंक्शन है, क्लियर, इसको हम रेडियल कह सकते हैं। ये साई का रेडियल पार्ट है जो केवल डिस्टेंस a0 पर डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि अगर हम n बराबर 2 दूसरी सेल में मूव करें तो दूसरी सेल में आपके कौन मिलने वाले हैं, 2s और 2p मिलने वाले हैं। तो 2s के लिए अगर देखा जाए तो अभी आपने अभी बताया भी था कि जो s होता है वो केवल और केवल न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस वाली समीकरण में कहीं पर भी एंगल का टर्म नहीं आया है। इसके बाद 2p
एक्स टू, और इन पर जैसे आप पी पर आते हैं, ये दोनों पी के पार्ट हैं क्योंकि पी 3 टाइप की होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जैसे ही आप ये पी के लिए देखेंगे तो पी में आप देखेंगे कि पी का जो साई होता है, यानी पी के लिए जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ये बेटा एंगल पर डिपेंड करता है। क्यों एंगल पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। इसके बाद तीसरे सेल की अगर बात करें तो तीसरे सेल में कौन होंगे, 3s होंगे, 3p होंगे, 3d होंगे। तो यहाँ पर s है, तो s का जो आपका s के लिए जो वेव फंक्शन साई होता है ये केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो भी p और आपका d या f होगा ये सारे आपके एंगल पर डिपेंड करते हैं, अर्थात ये रेडियल पार्ट कहलाते सॉरी ये हमारे एंगुलर पार्ट कहलाते हैं, और जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो हमारे रेडियल पार्ट कहलाते हैं। अब बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि दोबारा हम वापस आ रहे हैं कि जो s की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, s ऑर्बिटल की बात आ रही है। तो s ऑर्बिटल, सभी लोग यहाँ पर गौर करें, जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल केवल रेडियल पर, यानी रेडियल पार्ट पर, यानी वेव फंक्शन जो साई है, वेव फंक्शन साई है, अगर इसका मान केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करे, डिस्टेंस पर डिपेंड करे, तो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। और अगर साई का मान एंगल पर डिपेंड करे तो ये हमारा एंगुलर पार्ट कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है, एंगुलर पार्ट। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो एस सबसेल होता है, जैसे मान लो ये एस की बात करें, ये एस, तो हम जब न्यूक्लियस के आसपास, जैसे यही आप पहला वाला फिगर देख लें, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ध्यान रखना, ये आपका कोई प्लेन नहीं है, 3D में है। 3D का अर्थ है जैसे फुटबॉल है, जैसे आपकी गेंद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप सेंटर में खड़े हैं और आप एक्स के अलॉन्ग जाएं, आप वाई के अलॉन्ग जाएं, आप जेड के अलॉन्ग जाएं, अगर तीनों डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, और मूव करने का अर्थ है कि अगर ये आप यहाँ से ऐसे जाएं, आप इधर जाएं, यानी ओवरऑल आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, आपके जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो आपकी चारों दिशाओं में कैसी, एक जैसी है। क्लियर। तो ध्यान रखना, जो एस सबसेल होती है, जो एस ऑर्बिटल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो आपकी चारों दिशाओं में कैसी होती है, एक जैसी होती है, यानी कहीं पर ऐसी जगह नहीं होती है जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो ध्यान रखना, जो एस ऑर्बिटल होता है तो इसका कुछ ऐसा शेप मिला है, ऐसी एक इलेक्ट्रॉन की शेप, एक ऐसी ज्योमेट्री बनी है जो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जो कैसी मिलती है, सिमेट्रिकल मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन होता है साई, क्लियर, ये केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर एंगल का कोई रोल प्ले नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस साइड में जाने पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं। आप किसी भी डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सभी दिशाओं में होगी। तो ये केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये केवल आपका डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एंगल का कोई लोचा नहीं है। क्लियर। यानी कह सकते हैं कि वेव फंक्शन साई जो है, यहाँ पर वेव फंक्शन जो साई है वो केवल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ध्यान रखना, इसीलिए जो एस है इसके अंदर आपका क्या देखा जाता है, रेडियल पार्ट देखा जाता है, साई का देखा जाता है। कहानी क्लियर हुई। अब मूव करते हैं कि जो हमारे पी हैं, डी हैं, एफ हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जो हैं ये हमारे रेडियल पार्ट नहीं होते। रेडियल पार्ट का अर्थ है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल होती है, ये 3 टाइप की होती है, पी एक्स। अब देखिए, अगर पी एक्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको लोब दिख रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन एक्स के अलॉन्ग ही मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन इधर ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो आपका एक्स के अलॉन्ग मिलेगा। अर्थात यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई, अर्थात यहाँ पर बात हो रही एंगल की। क्लियर। तो जब बात एंगल की हो तो वो कहलाता है एंगुलर पार्ट। और जब वेव फंक्शन साई का मान केवल और केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करे, एंगल से कोई लेना देना ना हो, जैसे एस में देखा कि एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो एस की शेप जो स्फेरिकल है, लिखा है कि इट इज ए स्पेरिकल इन साइज, इसका शेप स्पेरिकल होता है। नॉन डायरेक्शनल का अर्थ है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का अर्थ है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
चारों तरफ एक जैसी होगी, इसलिए इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन के मिलने की, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोल दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी डायरेक्शन में एक जैसी है। क्लियर? इसी वजह से इसके अंदर जो नोडल प्लेन या नोडल सरफेस या नोड जो होते हैं वो आपके जीरो होते हैं। इसीलिए जीरो होते हैं क्योंकि नोडल प्लेन या नोडल सरफेस ऐसे प्लेन पॉइंट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो ध्यान रखना, नोडल प्लेन क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। चूंकि एस जो है वो स्फेरिकल है तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप एक्स के लॉन्ग जाएं, वाई के लॉन्ग जाएं, जेड के लॉन्ग जाएं, जेड डैश के लॉन्ग जाएं, वाई डैश के लॉन्ग जाएं, एक्स डैश के लॉन्ग जाएं, कहीं भी चारों दिशाओं में घूमें, हर दिशा में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा एक जैसा होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वजह से इसके अंदर कोई प्लेन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन साई का मान होता है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर, यानी केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लिखा है कि एस ऑर्बिटल विद सबसेल क्वांटम, इसके लिए एस ऑर्बिटल के लिए सभी लोग जानते हैं कि जो आपका एल होता है वो जीरो होता है। अगर एल जीरो तो बेटा एम कितना होगा? जीरो होगा। करा ऑल एस ऑर्बिटल आर स्पेरिकल इन शेप, इनकी शेप स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल सिमेट्री, इनकी सिमेट्री भी कैसी होती है? एक जैसी होती है। दिस मीन्स दैट द वेव फंक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस, इसका जो वेव फंक्शन होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन। ये नहीं कहने का अर्थ है, कह रहा है कि जो एस सबसेल है इसका जो वेव फंक्शन होता है बेटा वो केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो वेव फंक्शन साई है इसके दो पार्ट होते हैं। रेडियल पार्ट, अगर साई डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही हो, ये नहीं कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस से ही चीजें डिफाइन हो रही हो तो ये आपका रेडियल पार्ट कहलाता है। लेकिन अगर वहां पर डिस्टेंस ना डिफाइन हो रहा हो, पता चले कि पर्टिकुलर एक एंगल पर ही जाने से एक पर्टिकुलर एंगल पर जाने पर ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो हमारा एंगुलर पार्ट कहलाता है। क्लियर? आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर एस दोबारा रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पढ़ लेना आप लोग। क्लियर? वही जो भी पीछे यहाँ पर बताया गया उसी चीज को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया। क्लियर? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा है आसपास, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर एस के लिए देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर? और ये ध्यान रखना, ये प्लेन में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी एक्स बाई जेड, ये आपका 3D में देखा जाता है। ये इसका इलेक्ट्रॉन देखने का जो व्यू है सॉरी 3 डायमेंशनली होता है। इस वजह से ध्यान रखना कि इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो केवल हम लोग न्यूक्लियस से किसके टर्म में देखते हैं? आर के टर्म में देखते हैं। किसी भी डायरेक्शन में जाइए, क्लियर, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे। यहाँ पर एंगल का कोई लेना देना नहीं होता। आप इसको रीड कर लेंगे। आगे मूव करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा भी है, चलो इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन n बराबर 1 वेव फंक्शन, क्योंकि पहला सेल है तो इसके अंदर एक ही सब सेल होगा, एक ही ऑर्बिटल होगी 1s, तो कह रहा वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब द साई1 ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। बार बार वही कर रहा है कि केवल यहाँ पर डिस्टेंस r पर ही डिपेंड कर रहा है। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होगी डिपेंड ऑन द r, ये r पर डिपेंड करती है ना कि डायरेक्शन पर, क्योंकि चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक जैसे, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी रहती है, चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कह रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज स्पेरिकल। आगे लिखा है फॉर n बराबर 1 है तो s ऑर्बिटल आर अलाउड सिंस यहाँ l 0 होगा। क्लियर? अभी बताया था कि n बराबर 1 है तो इसके लिए s होगा, s के लिए l कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? ये सारी चीजें रीड कर लेना। इधर देखिए, अब हम आ रहे हैं p के लिए। अब देखिए p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का क्या होता है कि इनके जब न्यूक्लियस के चारों रीजन्स देखे गए तो कुछ ऐसे रीजन्स मिले कुछ इस तरीके के, ये जो रीजन्स मिले। क्लियर? इसमें क्या था कि न्यूक्लियस से थोड़ा हटके, यानी अगर ये न्यूक्लियस है तो थोड़ा हटके इस तरीके के कुछ ऐसे आपको धुंध जैसी ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरीके से आपको मिले, इस तरीके से। और जब इनको इस तरीके से मिलाया गया तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर आकृति बन गई। ये आकृति जो है वो कैसी होती है? डम्बल्ड शेप होती है। तो लिखा है इट इज ए डम्बल्ड शेप। इनकी जो p ऑर्बिटल है इनका शेप कैसा होता है? डम्बल्ड शेप होता है।
और ये डायरेक्शनल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल का अर्थ है कि पी की 3 कैटेगरी होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स का अर्थ है कि एक्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो लोब आपको दिख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहां पर इन लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी एक्स के अलोंग। अब अगर आप वाई के अलोंग जाएंगे इधर तो नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएंगे नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं पार्ट एंगल पर डिपेंड करता है। तो जब वेव फंक्शन का मान एंगल पर डिपेंड करता है तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर पार्ट। ध्यान रखना, जब वेव फंक्शन का मान एंगल पर डिपेंड करे तो बेटा इसको एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन। तो पी के केस में ध्यान रखना कि यहां पर डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए होगी क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन इसी के अलोंग आपको मिलेगा। ओके, आगे मूव करते हैं। जैसे यहां पर 3 केस लिए गए हैं, क्योंकि पी के 3 टाइप होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है एक्स के अलोंग है, बाई और जेड के इलेक्ट्रॉन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल पी वाई लेते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई के अलोंग है, जेड और एक्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब पी जेड की बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड के अलोंग मिलेगी, एक्स और बाई के अलोंग नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पी एक्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स के अलोंग मिलेगी, पी वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई के अलोंग मिलेगी और पी जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड के अलोंग मिलेगी। कहने का अर्थ है कि अगर पी जेड में हम एक्स या बाई के अलोंग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो पर्टिकुलर जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात आ जाती है तो वहां पर जब वेव फंक्शन होता है वो एंगल पर डिपेंड करता ना कि डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा वो रेडियल वेव फंक्शन कहलाएगा, और जब वो एंगल पर डिपेंड करेगा तो वो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन कहलाएगा। यहां तक क्लियर होगा सबका? आगे मूव करते हैं। डी ऑर्बिटल। तो सभी लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड शेप होता है। डबल डम्बल्ड का अर्थ है कुछ ऐसा। तो ये कुछ ऐसे न्यूक्लियस के आसपास ऐसे रीजन्स मिले जो कुछ इस तरीके के थे। जब इन रीजन्स को मिलाया गया तो ये कैसे बन गए? डबल डम्बल्ड शेप। क्लियर? ये जो डी होती हैं इनके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये आपके सामने आ रही हैं। डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ये आपकी 5 ऑर्बिटल मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट की गई। और इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? ये एक जो बॉक्स है ये ऑर्बिटल कहलाती है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 आएंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से ही मालूम है, केवल ऑर्बिटल के बारे में समझ लो क्या है। अब जैसे हम पहली dx बाई की बात करें, पहली जो ऑर्बिटल है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इनमें है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो एंगल है ये लगभग आपके 45 डिग्री पर ये लोब आपके क्या होते हैं? झुके रहते हैं। क्लियर? ये 45 पर एंगल पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे dx बाई में जो इलेक्ट्रॉन जो आपके लोब हैं वो x और बाई के बीच में, x और बाई के बीच में है। बाई जेड में जो आपके लोब हैं ये बाई और जेड के बीच में है। डी जेड एक्स में जो आपके लोब हैं ये जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की बात करें तो इनके जो लोब होंगे वो ऑन द एक्सेस होंगे, एक्सेस पर होते हैं। क्लियर? जबकि डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, ये जो ऐसी ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो लोब्स हैं, इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर भरा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, क्लियर, तो ये जो लोब्स हैं ये बिटवीन द एक्सेस हैं। जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसमें जो लोब होते हैं वो ऑन द एक्सेस। और डी जेड स्क्वायर में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो लोब हैं, ये आपके ऑन जेड एक्सेस पर होते हैं, ऑन द जेड एक्सेस। क्लियर? ऑन द जेड एक्सेस। साथ ही साथ यहां पर एक रिंग होती है, ये रिंग होती। क्लियर? ये रिंग, ये क्या होती बेटा? ये आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक रिंग होती जो लगातार इस तरीके से क्या होती? घूमती रहती। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहां होगी? ऑन द जेड एक्सेस। क्लियर? आगे मूव करते हैं। यहां पर ये जो dx बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, इनका एक पूरा कंप्लीट सेट बनाया गया। इनको बोलते हैं T2G सेट। और ये नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल का अर्थ होता है ये एक्सेस पर नहीं होते हैं, ये एक्सेस के बीच में होते हैं, इसलिए इनको नॉन एक्सियल कहा जाता है। जबकि डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये तो ऐसे हमारी ऑर्बिटल्स हैं, इनके लोब्स जो होते हैं आपके एक्सेस पर होते हैं, इसलिए इनको एक्सियल सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको एक्सियल सेट। और इनको क्या बोला जाता है? आपका ईजी सेट। क्लियर? आगे मूव करते हैं। अब यहां पर हम कुछ प्लेन्स की बात कर रहे हैं। प्लेन का अर्थ क्या होता है कि जैसे यहां पर आपने देखा है ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, तो ये जो आपका पार्ट है यहां पर,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसे कुछ हटकर इस तरफ होती है और इनसे कुछ हटकर यहाँ पर होती है। यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ से क्या होता है, प्लेन पास कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, प्लेन पास कर देते हैं। अगर हम px, ये आपका लोब है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लोब है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर इन लोब्स के बीच में ये जो पार्ट होता है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर यहाँ से प्लेन को गुजार दिया जाए, यहाँ से प्लेन को गुजार दिया जाए, तो इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। जो अगले लेक्चर में इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर। तो ये जो प्लेन होगा इसको क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये px है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड x के लॉन्ग मिलेगा। यहाँ पर y और z के लॉन्ग कोई आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी x के लॉन्ग है। तो यहाँ पर जब प्लेन आप पास करेंगे तो वो प्लेन y और z, थोड़ा इमेजिन करिए कि यहाँ पर ये आपका y एक्सेस है और ये z, तो ये बिल्कुल y और z से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से पास होगा, क्लियर। और इस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। ऐसे प्लेन को कहते हैं नोडल प्लेन। ऐसे यहाँ पर py, यहाँ से भी एक प्लेन गुजरेगा, ऐसे pz में। तो pz में बिल्कुल इस तरीके से देखिए, ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका z कोऑर्डिनेट है। पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z के लॉन्ग है और ये y। तो यहाँ पर जो भी प्लेन गुजरेगा वो x y के बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं पैरेलल टाइप का यहाँ से पास आउट होगा। इस प्लेन को क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, 0 होती। ऐसे मैंने dxy में बनाए हैं। यहाँ पर आपके दो प्लेन्स हैं, क्लियर। यहाँ पर क्योंकि ये जो लोब्स होते हैं ये आपके बिटवीन द एक्सेस होते हैं, तो एक प्लेन आप ये देख रहे हैं इस तरीके से पास हो रहा है और एक प्लेन इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके dxy, dzx, dyz, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपके प्लेन्स पास आउट होते हैं, ये आपके d ऑर्बिटल्स के लिए। और चूंकि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए हम लोग ज़्यादा स्टडी करते नहीं हैं। तो यहाँ पर हालांकि मैंने दिखा दिए हैं, आप लोग इनको समझ लें, क्लियर। देख लें कि f जो होती है आपकी, f जो होती है वो 7 प्रकार की 7 ऑर्बिटल्स होती हैं f की, क्लियर। ये आपके सामने है। तो ओवरऑल इस पूरे लेक्चर में हमने कोशिश की है पूरा कॉन्सेप्ट देने की। एक बार दोबारा यहाँ पर रिपीट ये कर रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एक ऐसा न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा रीजन है, 3D रीजन है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब बात आ रही है न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो रीजन्स होते हैं जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, इन रीजन्स की कुछ साइज होती हैं, कुछ शेप होते हैं, क्लियर। तो उनके बेस पर वैज्ञानिकों ने जो चीज़ें ढूंढी तो इनको 4 टाइप के शेप मिले, क्लियर। गोलाकार, डम्बल्ड, डबल डम्बल्ड और कुछ ऐसे जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनको यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्लियर। वो कॉम्प्लेक्स है, इनको हम F बोलते हैं। ये हमारा D हो गया, ये हमारा P हो गया और ये S हो गया, क्लियर। जो S होता है स्पेरिकल होता है। ये कैसा स्पेरिकल, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, x के लॉन्ग जाएं, y के लॉन्ग जाएं, z के लॉन्ग जाएं, चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना एक जैसी होती है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, जो साई है, वेव फंक्शन है, ये केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जब हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो इसको कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। कहानी समझ में आई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पर आ जाए कि इसी डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगा, तो वो हमारा फिर कैसा हो जाता है, फिर वो हमारा एंगुलर पार्ट हो जाता है। अब हम कहते हैं कि वेव फंक्शन कहीं ना कहीं एंगल पर डिपेंड करता है, तभी हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर पार्ट कहलाता है। उम्मीद है ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं, तो उसमें हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे, पूरी तरीके से इसका समाधान करेंगे, क्लियर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे नोडल प्लेन या नोडल सरफेस या नोड्स क्या होते हैं।